गरीब मुल्क इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि जो इदारे हैं वहां पर वो पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट। दूसरे अल्फाजों में प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं है, प्रॉब्लम ये कि जो पॉलिसीज है, रेगुलेशंस हैं, उनको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि इन लोगों के हाथ में जाए जो कि अमीर हैं, पावरफुल हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ करप्शन की एक दास्तान नहीं है, इसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर। गवर्नमेंट नया बजट अनाउंस करता है, बिजली महंगी हो जाती है, पेट्रोल और महंगा हो जाता है, IMF नई शराइत लगाता है और जो आम पाकिस्तानी है, जो आम सिटीजन है, उसको कहा जाता है कि आपने कुर्बानी देनी है। पाकिस्तान की इस टाइम जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब ये कि हम लोग दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारी इस आबादी में 6 करोड़ ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र इस टाइम 30 साल से कम है। इसका मतलब कि पाकिस्तान आल्सो हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास इस टाइम दुनिया के बड़े तरीन इरिगेशन सिस्टम्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 200 मिलियन एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। उसके अलावा हमारे पास अबंडेंट कोल है, कॉपर है, गोल्ड रिजर्व्स हैं और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि साउथ एशिया को कनेक्ट करती है विद सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। इन तमाम चीजों के बावजूद हमारा जो GDP पर कैपिटा है वो $1900 से भी कम है, which is far less than comparable countries like Malaysia, Vietnam and others। हमारी जो मिनिमम मंथली इनकम है वो इस टाइम 40,000 रुपए है और हमारी आबादी के जो 40 से 45% लोग हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो मिडिल क्लास या मिडिल इनकम फैमिलीज हैं। इसके अंदर मजीद लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज और अपर मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज आ जाती हैं। मिडिल क्लास जो होती है ना, एक मुल्क के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, एक मईशत के अंदर, दे एक्ट एज द प्राइमरी इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सवाल यहाँ पर ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने उस पोटेंशियल को कभी ट्रांसलेट क्यों नहीं किया इनटू प्रोस्पेरिटी। पाकिस्तान सिर्फ ये करता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम वेल्थ में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हर साल और कई साल बाद साइकिल रिपीट होती है। गवर्नमेंट नया बजट अनाउंस करता है, बिजली महंगी हो जाती है, पेट्रोल और महंगा हो जाता है, नए टैक्स लग जाते हैं, IMF वापस आ जाता है, IMF नई शराइत लगाता है और जो आम पाकिस्तानी है, जो आम सिटीजन है, उसको कहा जाता है कि आपने कुर्बानी देनी है। लेकिन जो स्ट्रेंज चीजें यहाँ, जो मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर, वो ये है कि एक ऐसा ग्रुप है जो इन तमाम चीजों से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। हुकूमतें बदल जाती हैं, वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, आर्मी चीफ रिटायर हो जाते हैं, सियासी जमातें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे कारोबारी ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिनके कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ करप्शन की एक दास्तान नहीं है, इसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर। अब एलीट कैप्चर क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि एलीट कैप्चर और करप्शन एक ही चीज है। वो समझते हैं कि कोई एक बंदा है या एक इदारा वो रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन जो एलीट कैप्चर है ना, वो इससे कई बड़ी चीज है। ये तब होता है जब पावरफुल ग्रुप्स जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो रूल्स को नहीं तोड़ते और रूल्स उनके मुताबिक बनाए जाते हैं। वो रूल्स को लिखते हैं, हर चीज उनके लिए सेट की जाती है। मिसाल के तौर पर तस्वर करें, क्रिकेट का एक मैच चल रहा है, एक टीम है वो एम्पायर भी चूज करती है, वो पिच को भी डिसाइड करती है किस तरह की पिच होनी चाहिए, वो फील्ड के डायमेंशंस को भी चूज करती है, वो मैच रेफरी भी चूज करती है और इवन वो ये भी कहते हैं कि हम बताएंगे कि किस गेंद पर विकेट होगी या कौन सी विकेट नहीं गिरेगी। टेक्निकली दोनों टीमें जो हैं वो रूल्स के मुताबिक खेल रही हैं, बट क्या ये रूल्स फेयर हैं? इसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर। यहाँ पर जो रूल्स होते हैं ना, वो एडवांटेज बन जाते हैं फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। पाकिस्तान में जो एलीट्स है ना, उनकी डेफिनेशन इस तरह के देयर आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल जो कि पूरे मुल्क के पैसे को, लैंड को और पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते हैं और उसके अलावा उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव नेटवर्क्स हैं, लोगों की जान पहचान है, कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से उनके सोशल सर्कल्स इतने पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हैं, उसकी वजह से इनका जो मजीद इन्फ्लुएंस और पैसा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब 25 करोड़ पाकिस्तानियों में कोई एग्जैक्ट फिगर तो इनका नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट और एस्टिमेट्स जो एलीट ग्रुप है ना, ये हमारी पूरी आबादी का 5 से 8% है जो पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है और बाकी सारे अवाम को भी कंट्रोल करता है। किताब वाई नेशंस फेल के मुताबिक जो नेशंस है ना, जो मुल्क है, वो इसलिए अमीर नहीं बनते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा वसाइल होते हैं, वो इसलिए अमीर बनते हैं, इसलिए प्रॉस्पर करते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग और मजबूत इदारे होते हैं। वो इदारे जहां पर कानून और रूल्स अप्लाई होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं और कोई भी बंदा या कोई भी इदारा सिस्टम से बड़ा नहीं होता, इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं होता। जबकि जो मुल्क जिनके पास कमजोर इदारे होते हैं, जहां पर इदारे कमजोर होते हैं, वहां पर जो पैसा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। यूजुअली जो एलीट क्लास होती है वही सारा कुछ कंट्रोल करती है। और इन दोनों बातों का जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल ही सिंपल है। गरीब मुल्क इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि जो इदारे हैं वहां पर वो पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट, क्योंकि दे आर डोमिनेटेड बाय स्पेशल इंटरेस्ट
trust groups. So instead of creating wealth and opportunities for ordinary citizens, they spend their time and energy protecting existing privileges. और economist इसको कहते हैं rent seeking. Rent seeking होता है कि जब आप social और political environment को manipulate करते हैं अपने फायदे के लिए और पैसा बनाने के लिए. इसमें lobbying, policy design, टैरिफ्स, ये सब चीजें आ जाती हैं जो कि एक स्पेशल ग्रुप को प्रोटेक्ट करती हैं. देखिए, अमीर होने के दो तरीके हैं. आप वेल्थ क्रिएट करें, फैक्ट्रीज बनाएं, इन्वेंट करें टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, ज्यादा लोगों को हायर करें, कारोबार क्रिएट करें, एनवायरमेंट क्रिएट करें, कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट करें. आप जैसे कि साउथ कोरिया ने किया, सिंगापुर ने किया, चाइना ने किया. ये ममालिक इस तरह अमीर बने और साथ इनके लोग भी अमीर हुए. दूसरा तरीका अमीर बने का लोगों को हक मारें, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करें, अपने पास रखें, एक्सप्लॉयटेशन करें, टैक्स से अपने आप को माफ कराएं, गवर्नमेंट के जो लैंड है, रिसोर्सेज, उसको सस्ते में खरीदें, चीपली खरीदें, आप सब्सिडीज लें, आप रेगुलेशंस बनाएं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें, कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स लें, मोनोपोलीज को प्रोटेक्ट करें. ये वेल्थ नहीं क्रिएट करती. ये क्या करती है कि जो माशरे में जो पैसा होता है, सोसाइटी में लोगों का जो पैसा होता है, वो कुछ लोगों के हाथ में दे देते हैं, कुछ लोगों के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है. एलीट कैप्चर का जो दूसरा नाम है ना, वो रेगुलेटरी कैप्चर है, जहां पर आप कवानीन को, पॉलिसी को कैप्चर कर लेते हैं. दूसरे अल्फाजों में प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं या नहीं है. प्रॉब्लम ये कि जो पॉलिसीज है, रेगुलेशंस हैं, उनको डिजाइन ऐसा किया गया है कि इन लोगों के हाथ में जाए जो कि अमीर हैं, पावरफुल हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का ये एलीट सिस्टम कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ? ये रातों रात नहीं हुआ. इट इवॉल्व्ड ओवर डेकेड्स. आजादी के बाद पाकिस्तान ने इनहेरिट किया कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को. जागीरदार थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे बड़े बड़े, उन्होंने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया. उसके बाद इंडस्ट्रियल फैमिलीज आ गई जिन्होंने मुल्क को थ्रू देयर वेल्थ एंड मनी उसको कंट्रोल किया. और उसके बाद डीप स्टेट आ गया जिसने अपने आप को एक्सपैंड किया और पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लिया. उसके बाद क्या हुआ कि रियल एस्टेट जो है, प्रॉपर्टी, वो बन गई पाकिस्तान में एक सेफ इन्वेस्टमेंट. जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास कैश है, जिसके पास कोई भी ब्लैक मनी है, वो रियल एस्टेट में डंप कर देता है. इससे क्या हुआ कि जो बिजनेस ग्रुप्स के इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो गए और वो अक्यूमुलेट हो गए. और इससे क्या हुआ कि जो बिजनेस ग्रुप्स का सर्कल इन्फ्लुएंस है वो फैलता ही चला गया. हर एरा ने ऐड किया एक नई लेयर के ऊपर लेयर आई. इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग प्रीवियस एलिट्स, न्यू एलिट्स जॉइंड देम. और इसका नतीजा क्या निकला? जब एलिट्स इकट्ठे बैठते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, उनके इंटरेस्ट भी मिल जाते हैं, और जब उनके इंटरेस्ट मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे. क्योंकि अगर वो कानून चेंज करेंगे, रूल्स चेंज करेंगे, तो किसी के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, सबको डर रहेगा, एवरीवन विल फील थ्रेटेंड. अब यहाँ पर एक और मसला है, वो है कि हमारा बहुत कम टैक्स कलेक्शन रेशियो है. पाकिस्तान जो है अपने इर्द गिर्द ममालिक में अगर कंपेयर किया जाए, सो वी हैव वन ऑफ द लोवेस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियोज अमंग्स्ट कंपैरेबल इकोनॉमीज. क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये अज्यूम करते हैं कि आम जो पाकिस्तानी है वो टैक्स नहीं पे करता. टैक्स इस टाइम हर पाकिस्तानी पे कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. और सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली सैलरीड क्लास है हमारी. उसके बाद जो है, ये खाली एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है. बड़ा इशू ये है कि एक्चुअली वेल्थ कहां पर एग्जिस्ट करती है और वेल्थ को कैसे ट्रीट किया जाता है. पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुआ है. तकरीबन इस टाइम 12% ऑफ जीडीपी पे आ चुका है. वो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको इंटरनेशनली कंपेयर करें तो हमारी जैसी जो इकोनॉमीज और मुल्क हैं वो इस टाइम 18 से 25% ऑफ जीडीपी इन टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इस टाइम 40% पर है. पाकिस्तान जो है वो इस टाइम एक मॉडर्न स्टेट को रन करना चाह रहा है, लेकिन हमारी जो टैक्स बेस है ना बहुत ज्यादा नैरो है. और यहाँ पर हम उसी बात पर आएंगे कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं. पेट्रोलियम लेवीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, ये वो टैक्सेस हैं जो मैं और आप हर आम बंदा देता है. चाहे आपकी कोई मिनिमम वेज है या चाहे आप अरबपति हैं, हम सब ने टैक्स देना ही देना है. और इसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स जो ना, ये लेके जाती है टैक्स रिग्रेशन की तरफ. और इनफैक्ट आईएमएफ ने खुद इस चीज का इतराफ करो, कहती है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम सिग्निफिकेंट रूम है टू रेज रेवेन्यूज. क्यों? क्योंकि हमारी जो टैक्स बेस है वो बहुत ज्यादा कम है और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अंडर टैक्स हैं, नॉट टैक्स्ड एट ऑल. उन्होंने ये भी नोट किया और कहा कि अगर गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स आते हैं सो इट कैन अनलॉक सब्सटेंशियल एडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर टाइम. अब यहाँ पर एक और चीज आपने जाननी है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये तकरीबन हमारी इकोनॉमी में 1/4 यानी कि 24 से 25% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ ये कहता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे ज्यादा कम टैक्स यहाँ से आता है. तकरीबन इफेक्टिव टैक्स रेट एग्रीकल्चर का इज ओनली 0.3%, मेकिंग इट द मोस्ट अंडर टैक्स्ड मेजर सेक्टर इन द इकोनॉमी. अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि टैक्स कैसे काम करे, तो एग्रीकल्चर के टैक्सेशन को समझना एक पूरा अलग टॉपिक है जिसको हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर बहुत लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं. अब यहाँ पर एक चीज वाज़ेह करता चलूं कि एग्रीकल्चर टैक्स में हम छोटे किसानों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लार्जर लैंड्स में, मरब्बों के जो लैंड्स इनके पास जहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो करता है, उनकी हम बात कर रहे हैं. और यही वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं. बाकी कंट्रीज के अंदर देखा है तो लार्ज एग्रीकल्चर बिजनेस जो है ना वो टैक्स देते हैं, अच्छा खासा टैक्स देते हैं. लेकिन पाकिस्तान में
हिस्टोरिकली तारीख से आज तक हमारा स्ट्रक्चर ही कुछ डिफरेंट और कहानियां कुछ और ही है। इसी तरह हम अगर चीनी या शुगर इंडस्ट्री की बात करें, तो बजाय कि वो कम्पीट करें, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आए, उन्होंने पॉलिसीज के ऊपर और सब्सिडीज के ऊपर और इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने पर अपना जोर लगाया हुआ है। इससे क्या होता है कि ये जो पॉलिसीज है हमें लोकल प्रोड्यूसर्स को तो प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अक्सर का जो कंज्यूमर है, जो आम बंदा है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। चीनी का रेट ऊपर नीचे होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो उसको प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड अगेन वही लोग गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकिंग के अंदर बैठे हुए हैं। सो जो बड़ा सबक है ना यहाँ पर, वो खाली चीनी, आटा या चावल को टैक्स करने के बारे में नहीं है। यह है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो कुछ ही लोगों को क्यों फायदा पहुंचाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रियल एस्टेट की। आप अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आपके पास कोई फालतू पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, करोड़ रुपया, 5 करोड़, 10 करोड़, इससे भी ज्यादा, आप किधर इन्वेस्ट करेंगे? आप स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, आप कोई एक्सपोर्ट कंपनी क्रिएट करेंगे, आप किसी एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करेंगे, आप कहाँ लगाएंगे? लैंड में लगाएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कोई लैंड लेंगे, कोई अपार्टमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस आंसर है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लैंड जो है वो यहाँ पर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसी कीमत टाइम के साथ बढ़नी ही बढ़नी है, और इसमें आपकी लिटिल एफर्ट है, आपने कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना। आपने इन्वेस्ट किया और आप बैठे में, कोई एफर्ट नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता कीमत ऊपर चली जाएगी, आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। सो इससे क्या होता है कि अक्सर का पैसा डंप किया जाता है, यानी कि आप वही पैसा किसी और सेक्टर में लगा सकते हैं, किसी और अच्छे काम में, प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लेकिन आपने पैसा ऐसी जगह पर लगा दिया जिसका सिर्फ फायदा एंड पर आपको है। सो इससे ऑफन आप क्या करते हैं कि आप वेल्थ को स्टोर कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो कैपिटल है वो आपका डंप हो जाता है, ना इंडस्ट्रीज बनती हैं, ना नई जॉब्स क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती, आप प्लॉट्स पे प्लॉट्स खरीदते जाते हैं, सिटीज बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं वो ना बनती हैं, ना एक्सपेंड होती हैं, और ना एक्सपोर्ट आपका बढ़ता है। और हर साल पाकिस्तान में अरबों रुपया प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त में लगाया जाता है, रादर देन बिल्डिंग फैक्ट्रीज। इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट ने कई बार कहा कि जो कैपिटल है ना आपका, जब वो फ्लो करता है स्पेक्युलेटिव एसेट्स की तरफ, इट क्रिएट्स फ्यूअर जॉब्स, लेस एक्सपोर्ट्स, एंड देयर इज नो इनोवेशन एट ऑल। तो इसी तरह अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जिनको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे वहां पर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए, चाहे वहां पर सब्सिडीज दी जाए, चाहे वहां पर इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। सो सम सेक्टर्स, सम इंडस्ट्रीज आर हेवीली प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि एलीट्स का इंटरेस्ट है और वही इन सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर कहानी मजेदार होने जा रही है। पाकिस्तान हर साल पैसे बोरो करता है आईएमएफ से और आगे पीछे से। क्यों? क्योंकि हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, हम सेल्फ सफिशिएंट है नहीं, एक्सपोर्ट्स हमारी लिमिटेड है, इंपोर्ट ज्यादा है। गवर्नमेंट क्या करता है? वो डेट इशू करता है। बैंक्स क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दे आर मोर सेफर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। सो होता क्या कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा पूरा, वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं, पावरफुल इन्वेस्टर्स कंट्रोल करते हैं, वो मेजर एसेट होल्डर्स हैं हमारे। सो जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, वो वापस सर्कुलेट होता है टुवर्ड्स द होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट डेट। इसका मतलब ये नहीं कि जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ इलीगल कर रहे हैं, वो सिर्फ इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट बोरिंग मैंने बताया कि इट्स सेफर देन लेंडिंग टू बिजनेसेस, और हर साल अगर आप बजट देखें तो हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है बजट में, इट इज ऑफन द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पब्लिक डेट। और रिसेंट कुछ बजट्स के अंदर जो हमारी डेट सर्विसिंग है ना, इट हैज कंज्यूम्ड ओवर 40% ऑफ आवर फेडरल एक्सपेंडिचर, लीविंग फार लेस बजट फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप जरा सोचिए, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं ना, उस 100 रुपए में 40 रुपए आप दे रहे हैं डेट सर्विसिंग को, वो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। इस पेमेंट के बाद जो पैसे बचेंगे वो आप अपने पे लगा सकते हैं, बच्चों की तालीम पर लगा सकते हैं, अपनी सेहत पर लगा सकते हैं, और ये इस टाइम एसेंशियली हमारी फिस्कल पोजीशन है। उसके साथ जो हमारी स्टेट और एंटरप्राइज हैं, एसयूवीज हैं, ये भी एलीट्स के लिए ना काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। जब हुकूमती इदारे लॉस में जा रहे होते हैं तो जो एलीट ग्रुप है वो इनको खरीदने के लिए आ जाता है। इनको खरीदने के बाद उनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ जाता है, और उनके जो रूट्स हैं, उनके जो कदम है, वो यहाँ पर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इनको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, गवर्नमेंट से बैठे हुए हैं, और जो आम सिटीजन है वो उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करता, और इन लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, दे आर डीपली इनरूटेड। अब कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सिमिलर चैलेंज को फेस किया। साउथ कोरिया के पास एक दफा पावरफुल एलीट्स थे, चेबल्स थे उनके पास, ताइवान के पास कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ थी, वियतनाम के पास कमजोर इदारे थे, रवांडा ने करप्शन को खत्म किया, उन्होंने अपनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया, जॉर्जिया ने क्या किया कि उन्होंने ड्रामेटिकली सिंप्लीफाई किया टैक्सेशन को, और उन्होंने रेंट सीकिंग को रिड्यूस किया, और उन्होंने 2000s के अंदर मेजर रिफॉर्म्स लाए जिससे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला। इनमें से कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं था और ना ही आज है, लेकिन उन्होंने इंसेंटिव्स को चेंज किया, पॉलिसीज को चेंज किया, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया। और इन ममालिक ने सब कुछ कैसे अचीव किया और पाकिस्तान इनसे क्या सीख सकता है, इस मौजू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब क्या पाकिस्तान एलीट कैप्चर से अपनी जान छुड़ा सकता है? इनके झंझट से, इस जाल से वो निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें रिफॉर्म्स चाहिए और हमें मजबूत इदारे चाहिए, हमें मजबूत शख्सियात नहीं चाहिए। जिस मुल्क में इदारे कमजोर हों, लोग मजबूत हों, ताकतवर हों,
वो मुल्क कभी भी कामयाब नहीं होते, ना कभी प्रॉस्पर करेंगे। पाकिस्तान में हमारी सबसे बड़ी रियलिटी डिस्टॉर्शन है वो ये कि हमारे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मल लेबर, इनको हायर टैक्स बर्डन्स का सामना करना पड़ता है, जबकि जो सेक्टर जैसे कि रियल एस्टेट, होलसेल या रिटेल है, इनको बहुत लाइटली टैक्स किया जाता है। इकोनॉमिस्ट यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर इंसेंटिव्स का बहुत फर्क आ जाता है। अगर फैक्ट्री बनाना मुश्किल है, वहां पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, बैरियर टू एंट्री बहुत ज्यादा है, बनिस्बत के आप लैंड खरीदने वहां पर ना टैक्स है, इजी हर कोई खरीद सकता है। सो आप सरप्राइज ना हो, परेशान ना हो जब लोग लैंड खरीदेंगे इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्रीज। फिर आपके सामने प्रोडक्टिविटी कहां पर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी और हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा पर डेफिसिट में ही रहेगा। जो असल रिफॉर्म है ना, उसमें हमें सबसे पहले अपने टैक्स बेस को ब्रॉड करना है। हमने और ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना है। सिर्फ हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन और पेट्रोलियम लेवीज पे रिलाई नहीं कर सकते, ना बिजली के बिलों पर। उसके अलावा हमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है रादर देन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट को। हमने मार्केट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है, ओपन करना है। उसके अलावा हमने इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट करना है, उनको मजबूत करना है और हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमने इन्वेस्ट करना है एजुकेशन के अंदर, इनोवेशन के अंदर, और हमने शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस नहीं करना। ये आसान नहीं है और कोई भी एलीट इस टाइम, एलीट ग्रुप अपने प्रिविलेजेस को गिव अप नहीं करना चाहेगा। और तारीख में ये देखा गया जो सक्सेसफुली रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते हैं, दे यूजुअली रिक्वायर अ ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस एंड अ सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल चेंज। यहाँ पर जो कड़वा सच है वो ये कि हमारा सबसे बड़ा मसला IMF या कर्जे नहीं है। जो हमारे गहरे मसले हैं ना, उनमें हमारे कमजोर इदारे हैं, इंसेंटिव्स हैं। जब एक माशरा, एक मईशत, एक सोसाइटी अवॉर्ड करता है, रिवॉर्ड करता है एसेट्स ओन करने में, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को रिवॉर्ड करता है रादर देन क्रिएटिंग वैल्यू, सो वो इकोनॉमी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। सो पाकिस्तान को खाली ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें एक मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथ चाहिए। डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे हमने जाना है। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, कंपटीशन क्रिएट करना है, मार्केट को ओपन करना है ताकि कंपटीशन क्रिएट हो। और कंपटीशन से क्या होता है, कंज्यूमर एंड सिटीजंस ऑलवेज बेनिफिट। और कवानीन और रूल्स सबके लिए बराबर होने चाहिए। और याद रखना, जो ममालिक होते हैं, मुल्क होते हैं, they rarely become rich because they discover new resources. They become rich because they create better systems. And until that changes, the same cycle will continue for Pakistan. दुनिया जो है, it makes more sense when you see beyond the surface. अगर इस वीडियो ने आपको क्लियर पिक्चर दी है कि एलीट कैप्चर क्या होता है और हम आज यहाँ पर क्यों और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, so इस वीडियो को आप उन लोगों से जरूर शेयर करें जो इस मौजू के ऊपर अपना किरदार अदा कर कोई तब्दीली ला सकते हैं।